यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। 4 दिन बाद आरोहण रैंकिंग्स के शीर्ष 30 स्थानों पर रैंक किए गए प्रतिभाशाली लोग अचानक शाही राजधानी से गायब हो गए थे। वे स्वाभाविक रूप से प्राचीन युद्ध क्षेत्र की ओर निकल पड़े थे। यह सिर्फ आरोहण रैंकिंग्स पर रैंक किए गए गूढ़ साधक ही नहीं थे, बल्कि महाचिन साम्राज्य और 6 महान शक्तियों के विभिन्न अन्य कुलीन और गुप्त सैनिकों के साथ साथ उनके प्रतिभाशाली शिष्य भी प्राचीन युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ चले थे। यदि आरोहण रैंकिंग्स विभिन्न शक्तियों के निकट अवधि के उत्थान और पतन से संबंधित थी, तो प्राचीन युद्ध क्षेत्र में कर्मफल के भाग्य के लिए लड़ाई विभिन्न शक्तियों के दीर्घकालिक उत्थान और पतन से संबंधित थी। इसलिए महाचिन साम्राज्य और 6 महान शक्तियों ने, नहीं, यह कहना चाहिए कि दक्षिणी क्षेत्र ने अपने सभी कुलीनों को भेज दिया था, और उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया था। विशेष रूप से दक्षिणी क्षेत्र के संप्रदाय। इस बार उन्होंने आंतरिक प्रांगण के शिष्यों को नहीं भेजा था, बल्कि उनके संप्रदायों के कुलीन शिष्यों को भेजा था जिन्होंने राजा स्तर प्राप्त कर लिया था। शाही राजधानी के बाहर एक पहाड़ पर एक विशाल टेलीपोर्टेशन मंच था। इस क्षण युवाओं की घनी आकृतियां टेलीपोर्टेशन मंच के नीचे के क्षेत्र को कवर कर रहे थे। इन युवाओं में स्वतंत्र साधक, विभिन्न कुलों के शिष्य और संप्रदायों के शिष्य शामिल थे। इस समय उनके चेहरे उत्साह और खुशी से ढके हुए थे, क्योंकि महाचिन साम्राज्य और 6 महान शक्तियों ने इस बार उन्हें अनगिनत साधना संसाधन ही नहीं दिए थे, बल्कि उन्हें यह गारंटी भी दी गई थी कि यदि वे गुप्त ड्रैगन स्तंभ के दूसरे स्तर तक चढ़ने में सक्षम होते हैं तो वे उनके संप्रदायों के कुलीन शिष्य बन जाएंगे। कुलीन शिष्य, यह ऐसी चीज थी जिससे वे लुभाए बिना नहीं रह सके। विशेष रूप से वे स्वतंत्र साधक। हालांकि यहाँ खड़े गूढ़ साधकों के लिए 6 महान शक्तियों में शामिल होना कोई समस्या नहीं थी, लेकिन 6 महान शक्तियों का कुलीन शिष्य बनना वास्तविक नहीं था। दूसरी ओर कुलीन शिष्यों और आंतरिक प्रांगण के शिष्यों को मिलने वाले उपचार में अंतर को आकाश और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा कहा जा सकता है। इसलिए यहाँ अनगिनत गूढ़ साधक, विशेष रूप से वे स्वतंत्र साधक, अत्यंत उत्साहित और प्रसन्न थे। जहाँ तक प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खतरों की बात थी, जिनके बारे में महाचिन साम्राज्य और 6 महान शक्तियों ने उन्हें बताया था, उन्होंने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। अधिकांश समय और विशेष रूप से जब यह विशाल प्रलोभन से पहले होता है, तो अधिकांश लोग उन खतरों को भूल जाते हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है। जहां तक संप्रदायों के शिष्यों की बात थी, जब उन्हें पता चला कि वे प्राचीन युद्ध क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों के असाधारण प्रतिभाशाली लोगों से मिलेंगे, तो उनमें से कोई भी बिल्कुल भयभीत नहीं था। इसके विपरीत वे उत्साहित और प्रफुल्लित थे। अधिकांश प्रतिभाशाली लोगों में एक सामान्य विशेषता होती थी, और वह थी अभिमान। उन्हें बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होता था कि वे दूसरों से कमतर हैं। टेलीपोर्टेशन मंच पर ललित सिंह, मंत्री, ने मंच के नीचे भीड़ को देखते हुए मन ही मन सिर हिलाया। इनमें से कितने युवा प्राचीन युद्ध क्षेत्र से जीवित वापस आ पाएंगे? सभी को मुझे उम्मीद है कि आप सभी प्राचीन युद्ध क्षेत्र में गुप्त ड्रैगन स्तंभ में महान परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। मैंने आप सभी को वहां के खतरों के बारे में पहले ही बता दिया है, इसलिए यदि आप अपने निर्णय पर पछतावा करना चाहते हैं और खुद को वापस लेना चाहते हैं, तो आप अभी ऐसा कर सकते हैं। एक बार जब आप वहां चले गए, तो आपके पास पछतावा करने का कोई मौका नहीं होगा, ललित सिंह ने कहा। नीचे मौजूद सभी गूढ़ साधकों ने यह सुनकर सिर हिला दिया। क्या मजाक? गुप्त ड्रैगन स्तंभ में एक दिन की साधना 1 वर्ष की साधना के बराबर थी, और उन्हें महाचिन साम्राज्य और 6 महान शक्तियों से पुरस्कारों का वादा भी मिला था। इसलिए केवल एक मूर्ख ही इतने बड़े अवसर को छोड़ देगा।
जब ललित सिंह ने देखा कि कोई भी वापस जाने का इरादा नहीं रखता है तो उन्होंने सिर हिलाया और फिर उन्होंने कहा, चूंकि आप सभी को कोई आपत्ति नहीं है तो कृपया टेलीपोर्टेशन संरचना में प्रवेश करें। हालांकि नीचे भीड़ में कोई नहीं हिला। अनगिनत गूढ़ साधकों ने अपनी निगाहें सबसे आगे खड़ी आकृतियों की ओर डालीं। ये आकृतियां महाचिन साम्राज्य और 6 महान शक्तियों के कुलीन शिष्यों की थीं। उनमें से अधिकांश अपरिचित चेहरे थे, लेकिन कुछ परिचित चेहरे भी थे, जैसे अद्वय, निशिता, प्रभा और मोहिनी। ठीक तभी जब हर कोई शांत था, आदित्य विद्यालय के कुलीन शिष्य ने आगे कदम बढ़ाया, अपनी निगाहों से सभी को देखा और फिर कहा, पहले आरोहण रैंकिंग्स में पहला स्थान हमेशा मेरे आदित्य विद्यालय का रहा है। इस वर्ष इसे तलवार संप्रदाय के एक बाह्य प्रांगण शिष्य ने हथिया लिया। मैं युगाचार्य वास्तव में आरव नामक इस युवक से मिलना चाहूंगा। मुझे आश्चर्य है कि आरव कौन है। आप भीड़ से बाहर क्यों नहीं आते ताकि मैं आपसे मिल सकूं? जब उसने युगाचार्य को सुना तो अद्वय का चेहरा तुरंत थोड़ा असुंदर हो गया। हालांकि वह भड़का नहीं। युद्धदेव बनने की अपनी योग्यता खोने के बाद इसका मतलब था कि वह युद्धदेव महल पर उत्तराधिकार प्राप्त करने में असमर्थ था। उस उत्तराधिकार के बिना उसके पास आदित्य विद्यालय के इन वरिष्ठ कुलीन शिष्यों के सामने गर्व करने की कोई योग्यता या अधिकार नहीं था। थोड़ी देर बाद जब उसने आरव को नहीं देखा तो युगाचार्य ठंडी हंसी हंसा और कहा, क्या आरोहण रैंकिंग्स का पहला और अर्धतलवार सम्राट में मुझसे मिलने की हिम्मत भी नहीं है? हालांकि आरव ने अभी भी खुद को नहीं दिखाया। युगाचार्य का चेहरा उतर गया और फिर उसने उस कुलीन शिष्य की ओर देखा जो तलवार संप्रदाय से समूह का नेतृत्व कर रहा था और कहा, कर्ण, तो क्या आपके तलवार संप्रदाय के शिष्य ऐसे काम करते हैं? उसमें मुझसे मिलने की हिम्मत भी नहीं है। कर्ण नामक युवक हंसा और कहा, युगाचार्य, आप गलत हैं। हालांकि आरव ने आरोहण रैंकिंग्स के दौरान मेरे तलवार संप्रदाय का प्रतिनिधित्व किया, वह मेरे तलवार संप्रदाय का शिष्य नहीं है। उसके और पुष्प महल और आपके आदित्य विद्यालय दोनों के बीच की शत्रुता का मेरे तलवार संप्रदाय से बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं है। बेझिझक उसे खोजने जाओ। मेरा तलवार संप्रदाय हस्तक्षेप नहीं करेगा। युगाचार्य ने ठंडी हंसी हंसी और कहा, सबसे अच्छा यही होगा अगर यह ऐसा ही है, अन्यथा मुझे इस तथ्य पर विचार न करने के लिए दोष मत देना कि हम एक ही क्षेत्र से हैं। कर्ण मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। ठीक इसी क्षण पुष्प महल से समूह का नेतृत्व करने वाली नीले रंग की पोशाक में एक ठंडी और आकर्षक महिला अचानक आगे बढ़ी और उसने कर्ण पर नजर डाली इससे पहले कि उसने युगाचार्य पर नजर डाली और कहा, युगाचार्य, आरव मेरे पुष्प महल के एक गद्दार का बेटा है। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। इसलिए उसका जीवन मेरे पुष्प महल द्वारा लिया जाना चाहिए। आपका क्या विचार है? ओह, युगाचार्य ने ठंडी हंसी हंसी और फिर उसने कहा, अन्विता, आरव ने प्रबुद्ध तलवार प्राप्त कर ली है और चौथे स्तर की तलवार इंटेंट को समझा है। इसके अलावा उसके पास एक रहस्यमय राजा स्तर का डार्क बिस्ट भी है। यदि आप उसका जीवन लेने की कोशिश करती हैं तो अंत में उसके द्वारा न मारे जाना, क्योंकि इससे वास्तव में आपके पुष्प महल को असाधारण शर्म मिलेगी। उसके होठों के कोनों पर उपहास की एक झलक दिखाई दी जब उसने कहा, उसके द्वारा मारी गई। तो क्या हुआ अगर उसके पास प्रबुद्ध तलवार है? तो क्या हुआ अगर उसने तलवार इंटेंट को समझा है? वह महज एक पहले दिव्य स्तर का गूढ़ साधक है। क्या वह मुझसे लड़ने के लिए एक क्षेत्र पर चढ़ सकता है? क्या उसके पास ऐसा करने की योग्यता भी है?
मैं आपके आदित्य विद्यालय की शिष्य नहीं हूँ। जैसे ही उसने बात की, उसने अद्वय पर नजर डाली। अद्वय की अभिव्यक्ति उदासी वाली थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वास्तव में पराजित के पास अधिकांश समय बोलने का कोई अधिकार नहीं होता है। युगाचार्य ने अद्वय पर नजर डाली और फिर उसने जवाबी हमला किया। भले ही मेरे आदित्य विद्यालय का अद्वय पराजित हुआ, वह पूरी कोशिश करने के बाद पराजित हुआ। दूसरी ओर आपके पुष्प महल ने बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दिया। यदि यह अपमानजनक होने की दृष्टि से है, तो शायद आपका पुष्प महल ही सबसे आगे है ना? ठीक तभी जब अन्विता भड़कने वाली थी, हिम महल से सफेद पोशाक पहने एक महिला अचानक आगे बढ़ी और फिर उसने युगाचार्य और अन्विता दोनों पर उदासीनता से नजर डाली। इससे पहले कि उसने कहा, आप दोनों इसे ऐसा बनाते हैं जैसे कि आरव कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप दोनों किसी भी समय कुचल सकते हैं। यदि वह राजा स्तर प्राप्त कर लेता है, तो उसके पास मौजूद प्रबुद्ध तलवार ही उसे एक अजेय अवस्था में रहने के लिए पर्याप्त होगी। आप दोनों उसे कैसे मारेंगे? कितना हास्यास्पद। जैसे ही उसने बात समाप्त की, उसने और कुछ नहीं कहा इससे पहले कि उसने हिम महल के सभी शिष्यों को टेलीपोर्टेशन मंच पर ले गई और फिर वे उससे गायब हो गए। युगाचार्य और अन्विता की अभिव्यक्ति थोड़ी असुंदर थी। वे जवाब देना चाहते थे, फिर भी ऐसा करने में असमर्थ थे, क्योंकि हिम महल की महिला सही थी। युद्धदेव की किंवदंती को छोड़कर उसी क्षेत्र की साधना में व्यावहारिक रूप से कोई भी नहीं था जो प्रबुद्ध तलवार प्राप्त करने वाले को दबा सके। हालांकि दक्षिणी क्षेत्र में वह व्यक्ति जो युद्धदेव बनने की सबसे अधिक संभावना रखता था, वह आरव के हाथ में पराजित हो गया था। इसलिए यदि आरव राजा स्तर में प्रवेश करता है, तो क्या राजा स्तर में कोई भी उसका मुकाबला कर सकता है? आरव को राजा स्तर में प्रवेश करने से पहले ही समाप्त कर देना चाहिए। इस क्षण युगाचार्य और अन्विता ने अत्यधिक मौन सहमति का एक क्षण था, क्योंकि उन्होंने एक ही चीज के बारे में एक साथ सोचा। अचानक ऐसा लगा जैसे उसने कुछ सोचा हो, और युगाचार्य ने उस जगह की ओर देखा जहां भूत संप्रदाय के शिष्य खड़े थे और कहा, भूत संप्रदाय के हरितेश की अपने भाई की मृत्यु के कारण आरव से शत्रुता है। वह अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया है? भूत संप्रदाय के शिष्य युगाचार्य के सवाल को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर सके और भूत संप्रदाय के एक शिष्य ने कहा, मेरे भूत संप्रदाय को खबर मिली है कि आरव कल ही प्राचीन युद्ध क्षेत्र के लिए अकेले निकल गया है, इसलिए वरिष्ठ भाई हरितेश उसका पीछा करने चले गए हैं। आरव महामाया पर्वत को पार करके प्राचीन युद्ध क्षेत्र की ओर जाने का इरादा रखता है। अन्विता ने भौहें चढ़ाकर पूछा। भूत संप्रदाय के उस शिष्य ने सिर हिलाया और कहा, मेरे भूत संप्रदाय द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार उसका इरादा बिल्कुल यही है। वह प्राचीन युद्ध क्षेत्र की ओर जाने के लिए इतना संघर्ष क्यों कर रहा है? युगाचार्य ने धीमी आवाज में बात की। थोड़ी देर बाद ऐसा लगा जैसे उसने कुछ सोचा हो और व्यंग्य किया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह हमसे डरता है? इसलिए उसने महामाया पर्वत को पार करने और प्राचीन युद्ध क्षेत्र की ओर अकेले यात्रा करने में संकोच नहीं किया। शायद अन्विता ने सहमति में कहा, महाचिन साम्राज्य को छोड़कर उसने 6 महान शक्तियों में से 5 को नाराज किया है। इसलिए वह निश्चित रूप से अवगत है कि अगर वह यहाँ आता है तो वह आज के बाद जीवित नहीं रह पाएगा। इस प्रकार उसने प्राचीन युद्ध क्षेत्र की ओर अकेले यात्रा करना चुना। यह आरव काफी होशियार है। युगाचार्य ने ठंडी आवाज में बात की। इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह अभी भी कुछ और दिनों तक जीवित नहीं रह पाएगा। हरितेश के पास जो ताकत और पागल स्वभाव है, उसके साथ महामाया पर्वत उसकी कब्र होगी। आखिरकार जयव्रत पहले से ही राजा स्तर के 7वें रैंक पर है
और वह भूत संप्रदाय के असुर शुद्धिकरण गृह से लड़कर बाहर निकलने वाला एक अस्तित्व भी है। आरव के लिए साधना के एक क्षेत्र पर चढ़ना और उसे चुनौती देना निश्चित रूप से असंभव है। वह बस ऐसे ही मरकर आसानी से छूट रहा है। अन्विता ने ठंडी आह भरी। चिंता मत करो, हरितेश कितना क्रूर और रक्त पिपासु है, वह आरव को इतनी जल्दी मरने नहीं देगा, युगाचार्य ने कहा। यह सच है, अन्विता सहमत हुई। जब प्रभा और मोहिनी ने अन्विता और युगाचार्य के बीच की बातचीत सुनी तो उनकी आंखों में एक साथ चिंता की एक झलक दिखाई दी। प्रतिभाशाली लोगों के लिए लड़ने के लिए साधना के क्षेत्रों पर चढ़ने में सक्षम होना अत्यंत सामान्य था, क्योंकि वे भी इसे पूरा कर सकते थे। हालांकि यह एक ऐसे गूढ़ साधक के प्रति था जो असाधारण प्रतिभाशाली भी नहीं था, ठीक उनकी तरह। मृत्युलोक में एक ऐसे गूढ़ साधक को ढूंढना शायद असंभव था जो उन्हें हरा सके। जब असाधारण प्रतिभाशाली लोगों के बीच लड़ाई की बात आती थी तो साधना क्षेत्रों में अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण था। आरव ने एक बार अर्धराजा स्तर पर मौजूद अद्वय को हराने के लिए एक दिव्य कलाकृति की शक्ति पर भरोसा किया था। फिर भी अब हरितेश अर्धराजा स्तर पर नहीं था, बल्कि एक सच्चा राजा स्तर विशेषज्ञ था। इसके अलावा हरितेश ने राजा स्तर के 7वें रैंक को प्राप्त कर लिया था। तो क्या आरव हरितेश से बच पाएगा? जिस क्षण दक्षिणी क्षेत्र के सभी प्रतिभाशाली लोग और कुलीन शिष्य प्राचीन युद्ध क्षेत्र की ओर निकल पड़े थे, आरव पहले से ही महामाया पर्वत में था और वह ग्रे भेड़िया की सवारी कर रहा था जो एक मैदान से होकर दौड़ रहा था। जिस कारण से उसने प्राचीन युद्ध क्षेत्र के लिए टेलीपोर्टेशन संरचना नहीं ली थी, वह यह था कि उसने देखा था कि छोटा साथी जागने वाला था। किसी भी दुर्घटना से बचने के उद्देश्य से उसने महामाया पर्वत को पार करने और प्राचीन युद्ध क्षेत्र की ओर जाने का विकल्प चुना था। दूसरी ओर जिस कारण से उसने वज्रगरुड़ की सवारी करना नहीं चुना था, वह यह था कि वह जमीन से यात्रा करते समय अपनी तलवार तकनीकों का अभ्यास कर सकता था। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। 3 दिन बाद आरव की आंखें हल्की बंद थीं और उसके शरीर के भीतर गूढ़ ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, जबकि वह ग्रे भेड़िया की पीठ पर सवारी कर रहा था। बस इसी तरह 6 घंटे बीत चुके थे। समय के एक निश्चित क्षण में आरव ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और ऐसा होते ही 30 मीटर आगे एक विशाल चट्टान रहस्यमय तरीके से अचानक टुकड़ों में फट गई, जिससे मलबा चारों ओर उड़ गया। जैसे ही उसने सोचा कि चट्टान कैसे टुकड़ों में फट गई थी, आरव के होठों के कोने थोड़े ऊपर उठे, जिससे हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। शुरुआत से ही वह भूल गया था कि बुजुर्ग मुनिश ने उसे एक बार क्या बताया था, तलवार नियंत्रण तकनीक गति पर जोर देती है। फिर भी उसने अनजाने में इसका उपयोग ऐसे तरीके से करना शुरू कर दिया था जो शानदार और सुरुचिपूर्ण था। उदाहरण के लिए, अद्वय के साथ मैदान में हुई लड़ाई के दौरान भले ही उसके द्वारा असंख्य तलवारों को नियंत्रित करने का दृश्य बेहद शानदार था और उनके द्वारा प्रकट की गई प्रभावशाली आभा असाधारण रूप से भयानक थी, लेकिन उनके पास मौजूद विनाशकारी शक्ति बहुत कमजोर थी। इसके अलावा इसमें गूढ़ ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा खर्च हुई। अदृश्य तलवार और तलवार नियंत्रण तकनीक का संयोजन अभी भी अत्यंत भयानक था। यदि वह तलवार नियंत्रण तकनीक को इस हद तक विकसित करने में सक्षम होता कि वह बुजुर्ग मुनिश की आवश्यकताओं के अनुरूप हो जाए कि एक पल में 300 मीटर की यात्रा कर सके, तो यदि वह अद्वय को आश्चर्यचकित करने में सक्षम होता, तो वह उसे तुरंत समाप्त करने में सक्षम हो सकता था। तलवार नियंत्रण तकनीक के अलावा उसने अभिनव से प्राप्त क्लोन इल्यूजन तकनीक और ड्रैगन ब्रेकर तकनीक का भी कठोरता से अभ्यास किया था। वे दोनों अभी उसके लिए अत्यंत उपयोगी थे, खासकर ड्रैगन ब्रेकर तकनीक, क्योंकि उसकी शक्ति वास्तव में बहुत जबरदस्त थी।
आखिरकार उसने ड्रैगन ब्रेकर तकनीक के पहले दिव्य स्तर से निर्मल की अनंत फ्लैश तलवार को पराजित कर दिया था। ड्रैगन ब्रेकर तकनीक के 3 स्तर थे। अतीत में उसके पास मौजूद भौतिक शरीर के साथ आरव दूसरे स्तर की साधना करने में असमर्थ था। हालांकि अब जब उसके भौतिक शरीर को नरक अग्नि से मजबूत कर दिया गया था, तो उसने ड्रैगन ब्रेकर तकनीक के दूसरे स्तर की साधना करने की योग्यता प्राप्त कर ली थी। प्राचीन युद्ध क्षेत्र की अपनी यात्रा के दौरान आरव बिल्कुल भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिरकार यह वह जगह थी जहां प्रोफाउंडर महाद्वीप के सभी असाधारण प्रतिभाएं इकट्ठा होंगी, और वह कभी नहीं सोचेगा कि वह पहले से ही प्रोफाउंडर महाद्वीप की युवा पीढ़ी में नंबर 1 विशेषज्ञ है। आत्मविश्वासी होना अच्छा था, लेकिन अगर कोई अभिमानी था तो वह मौत को दावत दे रहा था। आरव एक अभिमानी व्यक्ति नहीं था। ठीक इसी क्षण आरव को लगा जैसे उसने कुछ देखा है, और उसकी आंख की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। ठीक उसी समय जब वह कार्य करने वाला था, एक खंजर जो एक भयानक ठंडी चमक के साथ टिमटिमा रहा था, उसकी गर्दन पर वार कर चुका था। उसी समय एक पिच काली आकृति जो एक छाया की तरह लग रही थी, वास्तव में अचानक ग्रे भेड़िया की पीठ पर और आरव के ठीक सामने प्रकट हुई थी। क्लांग! खंजर ने आरव की गर्दन पर वार किया, लेकिन उसका सिर उसके शरीर से अलग नहीं हुआ। इसके विपरीत खंजर थोड़ा हिल गया और काली आकृति स्तब्ध रह गई। जाहिर है आकृति ने कल्पना नहीं की थी कि यह परिणाम होगा। ठीक उसी समय जब आकृति एक और हमला करने वाली थी, आरव ने सीधे अपनी मुट्ठी को काली आकृति के चेहरे की ओर जोर से मारा। काली आकृति ने आरव की मुट्ठी को लगने देने की हिम्मत नहीं की, और काली आकृति ने हमले को रोकने के लिए खंजर का इस्तेमाल किया। बूम! आरव की मुट्ठी में मौजूद जबरदस्त बल से काली आकृति तुरंत उड़ गई। आरव रुक गया और 10 मीटर दूर खड़ी काली आकृति को घूरने लगा। इससे पहले काली आकृति के हमले के बाद उसे भी डर की एक लहर महसूस हुई थी, क्योंकि इस व्यक्ति की गति तकनीक वास्तव में बहुत भयानक थी। अगर बुजुर्ग मुनिश की मदद से उसके भौतिक शरीर को फिर से मजबूत नहीं किया गया होता, तो पहले के वार ने उसका सिर ले लिया होता। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारा भौतिक शरीर पहले से ही इस हद तक भयानक होगा, काली आकृति पहली बार बोली और उसकी आवाज स्पष्ट और मधुर थी। यह एक महिला की आवाज थी। यह तुम हो? जब आरव ने काली आकृति को बोलते सुना तो धीमी आवाज में बोला। यह आकृति कोई और नहीं बल्कि वही रहस्यमय महिला हत्यारी थी जिसने कुछ समय पहले महापर्वत श्रृंखला के माध्यम से उसका पीछा किया था। उसने उसे जवाब नहीं दिया। वह थोड़ी देर चुप रही, इससे पहले कि उसने अचानक कहा, तुम एक अत्यंत खतरनाक स्थिति में हैं। आरव हक्का बक्का रह गया और फिर उसने माथे पर बल डालकर कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? महाचिन साम्राज्य, आदित्य विद्यालय, पुष्प महल, भूत संप्रदाय और तलवार संप्रदाय ने गुप्त रूप से विनाश संघ से संपर्क किया है, और उनका एक ही उद्देश्य है, तुमको मारना, महिला हत्यारी ने धीमी आवाज में कहा। महाचिन साम्राज्य? तलवार संप्रदाय? आरव ठंडा हंसा और कहा, वे मुझे मारना चाहते हैं? मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं? इसके अलावा ऐसा लगता है जैसे तुमने अभी मुझे मारने का इरादा किया था, है ना? अगर यह पुष्प महल, आदित्य विद्यालय और भूत संप्रदाय होते तो आरव विश्वास कर लेता। वह थोड़ा बहुत यह भी मान लेता कि तलवार संप्रदाय उसे मारना चाहता है, क्योंकि तलवार संप्रदाय के मदांध साधु और नभजीत वास्तव में अच्छे लोग नहीं थे। हालांकि उसने वास्तव में विश्वास नहीं किया कि महाचिन साम्राज्य उसे मारना चाहता है। आखिरकार संस्थापक पूर्वज ने अभी-अभी उसकी रक्षा के लिए एक अत्यंत भारी कीमत चुकाई थी, तो फिर संस्थापक पूर्वज उसके ठीक बाद उसे मारने की कोशिश क्यों करेंगे, जब तक कि संस्थापक पूर्वज पागल न हो गए हों।
हत्यारी ने कहा, आपको यह समझना चाहिए कि आत्मिक स्तर और उससे ऊपर के विशेषज्ञों को प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि वहां आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ मौजूद हैं, कुछ कारणों से वे विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं के खिलाफ कार्रवाई करने में असमर्थ हैं। दूसरे शब्दों में, प्राचीन युद्ध क्षेत्र राजा स्तर के विशेषज्ञों का है। फिर भी आप आरव अर्ध तलवार सम्राट हैं और आपके पास प्रबुद्ध तलवार है। एक बार जब आप राजा स्तर में प्रगति कर लेते हैं तो 6 महान शक्तियों के साथ आपके संबंध के आधार पर यह निस्संदेह उनके शिष्यों के लिए एक विपत्ति होगी। इसलिए उन्हें आपको खत्म करना होगा और अब सबसे अच्छा समय है। बेशक वे आपको इस कारण के बिना भी विकसित होते रहने नहीं देंगे। आपको उस कहावत को समझना चाहिए, जो मेरे अधीन नहीं हैं, उन्हें समाप्त कर देना चाहिए। आरव चुप हो गया क्योंकि महिला वास्तव में समझदार बातें कह रही थी। आदित्य विद्यालय, पुष्प महल, भूत संप्रदाय और तलवार संप्रदाय के साथ उसके संबंध के कारण वे असाधारण शक्तियां निश्चित रूप से आरव को विकसित नहीं होने देंगी। हालांकि संस्थापक पूर्वज ने उसे महाचिन साम्राज्य की सुरक्षा के तहत शामिल कर लिया था, जबकि वे खुले तौर पर कुछ नहीं कर सकते थे। क्या वे अभी भी गुप्त रूप से उसकी जान लेने की कोशिश नहीं करेंगे? गहरे विचार के एक पल के बाद आरव ने उसे देखा और कहा, तुमने मुझे यह क्यों बताया? हमारे बीच कोई संबंध नहीं है, है ना? महिला थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, इससे पहले कि उसने कहा, कुछ आपकी मृत्यु की आशा करते हैं, जबकि अन्य आपके जीवित रहने की आशा करते हैं। मैं उस पक्ष से हूं जो नहीं चाहता कि आप मरें। जब वह यहां तक बोली तो वह एक पल के लिए रुकी, इससे पहले कि उसने जारी रखा, मुझे आपको एक अंतिम चेतावनी देने की अनुमति दें, सिर्फ इसलिए यह न सोचें कि आप दक्षिणी क्षेत्र की युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत हैं कि आपने अद्वय को हराया और आरोहण रैंकिंग्स पर पहला स्थान प्राप्त किया। पूरे प्रोफाउंडर महाद्वीप की तो बात ही छोड़िए, केवल दक्षिणी क्षेत्र में ही असंख्य प्रतिभाएं हैं जो वास्तव में लो प्रोफाइल रखती हैं। यह शक्ति की कमी नहीं थी जिसके कारण उन्होंने आरोहण रैंकिंग्स में भाग नहीं लिया, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका उद्देश्य इसके बजाय गुप्त ड्रैगन स्तंभ था। आरव ने सिर हिलाया और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं दक्षिणी क्षेत्र की युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत हूं। मेरी राय में दक्षिणी क्षेत्र की युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत या प्रोफाउंडर महाद्वीप की युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत दोनों ही काफी अर्थहीन हैं, क्योंकि आत्मोन्नति स्तर और राज सिंहासन स्तर जैसे सच्चे विशेषज्ञों के सामने हम सभी कमजोर हैं। यह सबसे अच्छा है, हत्यारी ने कहा। आरव ने अचानक पूछा, कौन नहीं चाहता कि मैं मरूं? मैं आपको वह बताने में असमर्थ हूं, हत्यारी ने कहा। आरव एक पल के लिए चुप रहा, इससे पहले कि उसने सिर हिलाया और कहा, चूंकि आप उस पक्ष से हैं जो नहीं चाहता कि मैं मरूं, तो आपने अभी अभी मुझ पर अचानक हमला क्यों किया? उसने उदासीनता से कहा, यदि आप मुझ जैसे किसी व्यक्ति द्वारा गुप्तहत्या के प्रयास को भी नहीं झेल सकते, तो आपको प्राचीन युद्ध क्षेत्र की ओर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और आपको बस छिपने और जीवित रहने के लिए जगह तलाशनी चाहिए। आपका मतलब है कि विनाश संघ ने ऐसे हत्यारे भेजे हैं जो आपसे भी अधिक मजबूत हैं? आरव ने माथे पर बल डालते हुए कहा। उसने सिर हिलाया और कहा, उन्होंने राजा स्तर के रक्त हत्यारों को भेजा है। इसके अलावा उन्होंने एक से अधिक भेजे हैं। पहले दिव्य स्तर पर एक ही प्रोफाउंडर को निशाना बनाने वाले 3 रक्त हत्यारे, यह कुछ ऐसा है जो रक्त हत्यारों के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। आरव यह सुनकर कड़वाहट से हंसे बिना नहीं रह सका। विनाश संघ वास्तव में मुझे उच्च सम्मान देता है। अगर यह आमने सामने की लड़ाई होती तो आरव, जिसके पास डार्कबिस्ट सेना थी, वास्तव में महापर्वत श्रृंखला में रहते हुए उन रक्त हत्यारों से नहीं डरता।
हालांकि समस्या यह थी कि वे उसके साथ आमने सामने नहीं लड़ेंगे। वह वास्तव में इन हत्यारों से निपटने की अपनी क्षमता में आश्वस्त नहीं था, जबकि बैंगनी मिंक अपनी साधना से नहीं जगा था। ठीक उसी तरह जैसे इस महिला हत्यारी का पिछला हमला। अगर उसकी ताकत थोड़ी और मजबूत होती तो भले ही वह मौत से बचने में सक्षम होता, वह शायद घायल हो गया होता। शुभकामनाएं, वह उदासीनता से बोली और जाने का इरादा किया। रुको, आरव ने उसे रोका। वह उसकी ओर देखने के लिए मुड़ी, इससे पहले कि उसने कहा, क्या तुम प्राचीन युद्ध क्षेत्र की ओर जा रही हो? आरव ने पूछा। उसने सिर हिलाया और कहा, विनाश संघ स्वाभाविक रूप से इस तरह के एक भव्य आयोजन में भाग लेगा। इसके अलावा गुप्त ड्रैगन स्तंभ में कर्मफल के भाग्य के लिए लड़ने का अवसर विनाश संघ कैसे छोड़ सकता है? आरव ने एक पल के लिए गहराई से विचार किया, इससे पहले कि उसने सिर हिलाया और कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सूचित करने के लिए धन्यवाद। भले ही इस महिला ने कई मौकों पर उसकी गुप्तहत्या करने की कोशिश की थी, इस बार उसके कार्य निस्संदेह इस बार उसके जीवन को बचाने के बराबर थे। आखिरकार अगर उसने कोई सावधानी नहीं बरती होती जब इतने सारे राजा स्तर के हत्यारे उसकी गुप्तहत्या करने आए थे, और इस तथ्य के साथ कि बैंगनी मिंक अपनी साधना से नहीं जागा था, तो आरव शायद गंभीर खतरे में होता। इसलिए यह कहना कि यह उसका जीवन बचाने के बराबर था, बहुत दूर की बात नहीं थी। महिला स्तब्ध रह गई। जाहिर है उसे उम्मीद नहीं थी कि आरव उसे धन्यवाद देगा। आखिरकार उसने कई मौकों पर उसे लगभग मार ही डाला था। गहरे विचार के एक पल के बाद उसने कहा, आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। कोई और था जो आपको इसके बारे में सूचित करना चाहता था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वे पहले ही महापर्वत श्रृंखला में आ चुके हैं। शुभकामनाएं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह अब यहाँ नहीं रुकी और उसकी आकृति हिल गई इससे पहले कि वह रहस्यमय तरीके से मौके पर ही गायब हो गई। महिला के जाने के बाद आरव ने गहरी सांस ली, इससे पहले कि वह मुस्कुराया। वह उन हत्यारों से बच सकता था क्योंकि उसे केवल वज्रगुरुर को बुलाना था। आखिरकार उनके लिए हवा में रहते हुए उसकी गुप्तहत्या करने की कोशिश करना असंभव था। हालांकि उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि केवल जीवन और मृत्यु की लड़ाई ही उसकी शक्ति और लड़ाई की प्रवृत्ति को एक स्पष्ट सुधार प्राप्त करने की अनुमति देगी। आरव को अपनी कमियों के बारे में पता था, और वह यह थी कि उसकी लड़ाई की प्रवृत्ति बहुत कमजोर थी, ठीक उसी तरह जैसे अभी अभी उसे हुए हमले के दौरान। अगर अद्वय अभी अभी उस महिला के हमले का निशाना होता तो अद्वय निश्चित रूप से अपनी लड़ाई की प्रवृत्ति पर भरोसा करके हमले से बचने में सक्षम होता। हालांकि वह ऐसा करने में असमर्थ था और केवल अपने जबरदस्त भौतिक शरीर पर निर्भर होकर बलपूर्वक इसका विरोध कर सका। भले ही वह अभी भी प्राचीन युद्ध क्षेत्र में नहीं पहुंचा था, लेकिन बुजुर्ग मुनिश और संस्थापक पूर्वज से उसे मिली जानकारी के आधार पर वहां इकट्ठा होने वाले युवा निश्चित रूप से अत्यंत असाधारण प्रतिभाएं होंगे। इसलिए वह बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकता था। इसके अलावा उसे अभी भी 9th नर्क हिमसमीर की तलाश करनी थी। इस प्रकार अपनी शक्ति में सुधार की ओर उसके मार्ग पर खोने का कोई समय नहीं था। आरव ने हवा की एक हल्की सांस छोड़ी, इससे पहले कि उसने ग्रे भेड़िया को सूक्ष्म भंवर में रखा। उसके बाद वह तेजी से महापर्वत श्रृंखला की गहराई की ओर भागा क्योंकि वह नहीं चाहता था कि ग्रे भेड़िया उन हत्यारों का निशाना बने। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।